नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की बैठक होने जा रही है। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक के लिए जोधपुर ऑफिसर हॉस्टल पहुंचे हैं रामनाथ कोविंद। तो गुलाम नबी आजाद भी इस बैठक के लिए पहुंचेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के रोड मैप पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह, अर्जुन राम मेघवाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो दिल्ली में आज वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का आज पहला ये बैठक होनी है। इस बैठक में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं, नगर निकायों, पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर अहम चर्चा होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 2 सितंबर को 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति को गठन किया था। इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ था। कमेटी के विचार विमर्श के बाद सरकार को इस मसले पर सिफारिश भी करेगी। कमेटी के सदस्य गृह मंत्री अमित शाह हैं। राज्यसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और एन.के. सिंह हैं। इसके अलावा कमेटी में सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे हैं। पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और संजय कोठारी भी हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी कमेटी के मेंबर थे, लेकिन उन्होंने हाल ही में शाह को लिखे लेटर में इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अधीर रंजन के नाम वापस लेने के बाद कमेटी में अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति के साथ अब 7 सदस्य हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में सदस्य पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगभग 7 सदस्य इस कमेटी में हैं। इस कमेटी के सदस्यों में से एक होंगे अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री। वह भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी पर ये कमेटी बन रही है। इस पर चर्चा होनी है। गुलाम नबी आजाद सीनियर नेता हैं, पहले कांग्रेस में। और देखिए, ये भी इस कमेटी के सदस्य हैं। एन.के. सिंह की बात करी जाए, पूर्व IAS और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, इन्हें भी कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा हरीश साल्वे सीनियर एडवोकेट हैं, ये भी कमेटी का एक हिस्सा हैं। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में ये तमाम सदस्य आपको ग्राफिक के जरिए इनके नाम दिखा रहे हैं। सुभाष कश्यप पूर्व लोकसभा के महासचिव हैं, यह भी कमेटी का एक हिस्सा है। इसके अलावा आपको बता दें कि संजय कोठारी पूर्व CVC, यह भी कमेटी के सदस्य के रूप में मौजूद होंगे, विचार विमर्श में हिस्सा लेंगे। तो लगातार आपको वो 7 नाम हमने बताए हैं, ये तमाम 7 नाम हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी का नाम भी उनमें से एक था, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने साफ तौर से इनकार कर दिया था। तो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं। ये तमाम सदस्य आपको एक एक करके आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये तमाम सदस्य हैं जो इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे। तो कमेटी के जनता प्रतिनिधित्व अधिनियम एक साथ चुनाव कराने के उद्देश्य के लिए एक अन्य कानून या नियमों में संशोधन की जरूरत पर संशोधन की सिफारिश करेगी। त्रिशंकु सदन या दल बदल जैसी स्थिति पर भी विचार करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार को सुझाव देगी, जिस पर सरकार विचार करेगी। देखिए, कमेटी काम क्या करेगी, जरा इस पर भी देख लीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा, लगातार आपको जानकारी दी है हमने। इसके साथ साथ इनका काम क्या होगा, तो चुनाव कराने के उद्देश्य के लिए अन्य कानूनों या नियमों में जो संशोधन किया जाएगा, जो जरूरत पड़ेगी, उनकी सिफारिशें करेगी। समिति एक साथ चुनाव कराने पर त्रिशंकु सदन या दल बदल जैसी स्थिति पर विचार करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार को सुझाव देगी। सात सदस्यीय कमेटी और इसके साथ साथ वो तमाम काम भी हम आपको दिखा रहे हैं। इधर आज प्रधानमंत्री मोदी एक दिन के वाराणसी के दौरे पर रहेंगे, जहां एक और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संसद में पारित होने के बाद पीएम मोदी का अभिनंदन किया जाएगा। तो वहीं पीएम मोदी उत्तर प्रदेश की जनता को 1565 करोड़ रुपए की सौगातों से आज सराबोर करेंगे। पीएम उत्तर प्रदेश को तीसरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड की सौगात से नवाजेंगे। तो वहीं पीएम मोदी 16 अटल आवासीय विद्यालयों का वर्चुअली शुभारंभ भी करेंगे। क्रिकेट ग्राउंड के शिलान्यास को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ क्रिकेट जगत से जुड़ी मशहूर हस्तियां यूपी के गंजारी में शिरकत करेंगी। सचिन तेंदुलकर,
कपिल देव समेत कई दिग्गजों का वाराणसी आना शुरू हो चुका है। वहीं पीएम मोदी छात्रों से भी मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी आज लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा संदेश भी दे सकते हैं। वहीं पीएम मोदी के स्वागत के लिए लोगों ने अपने घरों तक को सजा रखा है। रंग बिरंगी लाइटों से सराबोर आपको इस वक्त गली मोहल्ले चौबारे नजर आ रहे होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है और 42वां ये दौरा उनका होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं। तो लगभग 1:30 बजे आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड का शिलान्यास करेंगे। ये आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। लगभग 3:30 बजे पीएम मोदी का अभिनंदन कार्यक्रम होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 4:15 पर काशी संसद संस्कृति महोत्सव का भी शुभारंभ होगा। अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। तो आज का 1 दिवसीय दौरा है जिसका प्रारूप आपको बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी का ये दौरा संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री मोदी का। देखिए, पूर्वांचल को ये सौगातों से नवाजा जाएगा। करोड़ों की सौगात यूपी को तकरीबन 1565 करोड़ की सौगात दी जाएगी। 450 करोड़ के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड की सौगात होगी। 1115 करोड़ के अटल आवासीय विद्यालयों की सौगात दी जाएगी। तो यूपी को करीब 1565 करोड़ की सौगात यहां पर प्रधानमंत्री मोदी देते नजर आएंगे। देखिए, दूसरे मायनों में कहा जा रहा है चूंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं, पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, इसके बाद लोकसभा भी नजदीक होंगे, तो इसी को लेकर ये तमाम तैयारियां मानी जा रही हैं। बीजेपी की ओर से पूर्वांचल को करोड़ों की सौगात दी जा रही है। यूपी को करीब 1565 करोड़ की सौगातों से नवाजा जाएगा। तो काशी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी करोड़ों की सौगात देंगे। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता का जो सम्मेलन है उसमें प्रधानमंत्री मोदी कोने कोने से यहाँ लोग आज उपस्थित हैं। इस कॉन्फ्रेंस के लिए लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड और बार एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड के डेलीगेट्स भी हमारे बीच हैं। इसमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। एक तरह से इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस वसुधैव कुटुंबकम की भारत की भावना का प्रतीक बन गई है। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी इंटरनेशनल गेस्ट का मैं भारत में हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं जो बखूबी से इस आयोजन का दायित्व निभा रही है। साथियों, किसी भी देश के निर्माण में वहां की लीगल फ्रेटर्निटी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारत में वर्षों से जुडिशरी और बार भारत की न्याय व्यवस्था के संरक्षक रहे हैं। हमारे जो विदेशी मेहमान यहां हैं उन्हें मैं एक बात खास तौर पर बताना चाहता हूं। कुछ ही समय पहले भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए हैं और आजादी की इस लड़ाई में लीगल प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आजादी की लड़ाई में अनेकों वकीलों ने
चलती हुई वकालत छोड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन का रास्ता चुना था। हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब आम्बेडकर, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, आजादी के समय देश को दिशा देने वाले लोकमान्य तिलक हो, वीर सावरकर हो, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व भी वकील ही थे। यानी लीगल प्रोफेशनल्स के अनुभव के ने आजाद भारत की नींव को मजबूत करने का काम किया। और आज जब भारत के प्रति विश्व का जो भरोसा बढ़ रहा है, उसमें भी भारत की निष्पक्ष स्वतंत्र न्याय व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। आज ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे समय हो रही है जब भारत कई ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी बना है। एक दिन पहले ही भारत की संसद ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून पास किया। नारी शक्ति वंदन कानून भारत में विमेन लेड डेवलपमेंट की नई दिशा देगा, नई ऊर्जा देगा। कुछ ही दिनों पहले ही G20 के ऐतिहासिक आयोजन में दुनिया ने हमारी डेमोक्रेसी, हमारी डेमोग्राफी और हमारी डिप्लोमेसी की झलक भी देखी। एक महीने पहले आज के ही दिन भारत चंद्रमा के साउथ पोल के समीप पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। ऐसी अनेक उपलब्धियों के आत्मविश्वास से भरा भारत आज 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहा है और निश्चित तौर पर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत को एक मजबूत, निष्पक्ष, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था का आधार चाहिए। मुझे विश्वास है इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस इस दिशा में भारत के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। मैं आशा करता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी देश एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस से काफी कुछ सीख सकेंगे। फ्रेंड्स, 21वीं सदी में आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो डीपली कनेक्टेड है। हर लीगल माइंड या इंस्टीट्यूशन अपने जुरिडिक्शन को लेकर बहुत सचेत है, लेकिन ऐसी कई ताकतें हैं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, वो बॉर्डर्स या जुरिडिक्शंस की परवाह नहीं करती। और जब खतरे ग्लोबल है तो उनसे निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए। साइबर टेररिज्म हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो और इसके दुरुपयोग की भरपूर संभावनाएं हो, ऐसे अनेक मुद्दों पर सहयोग के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना सिर्फ किसी शासन या सरकार से जुड़ा मामला नहीं है। इसके लिए अलग अलग देशों के
लीगल फ्रेमवर्क को भी एक दूसरे से जुड़ना होगा। जैसे हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए मिलकर काम करते हैं। कोई देश ये नहीं कहता तुम्हारा कानून तुम्हारे यहां, मेरा कानून मेरे यहां। जी नहीं, फिर किसी का जहाज उतरेगा ही नहीं। हर कोई कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स का पालन करता है। उसी तरह हमें अलग अलग डोमेन में ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना ही पड़ेगा। इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस इस दिशा में अवश्य मंथन करना चाहिए, दुनिया को नई दिशा देनी चाहिए। साथियों, एक अहम विषय ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एडीआर का है। तुषार जी ने इसका काफी वर्णन भी किया। कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन की बढ़ती कॉम्प्लेक्सिटी के साथ दुनिया भर में एडीआर का चलन भी तेजी से बढ़ा है। मुझे बताया गया है इस कॉन्फ्रेंस में इस विषय पर भी विस्तार से बात होने वाली है। भारत में तो सदियों से पंचायत के जरिए विवादों के निपटारे की व्यवस्था रही है, हमारे संस्कार में रहा है। इस इनफॉर्मल व्यवस्था को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए भी भारत सरकार ने मीडिएशन एक्ट बनाया है। भारत में लोक अदालत की व्यवस्था भी विवादों को हल करने की दिशा में बड़ा माध्यम है। और मुझे याद है, मैं जब गुजरात में था तो एवरेज एक मामला का न्याय होने तक सिर्फ 35 पैसे का खर्च होता था, 35 पैसे। यानी ये व्यवस्था हमारे देश में होती है। पिछले 6 साल में करीब 7 लाख केसेस को लोक अदालतों में सुलझाया गया है। साथियों, जस्टिस डिलीवरी का एक और बड़ा पहलू है जिसकी चर्चा बहुत कम हो पाती है, वो है भाषा और कानून की सरलता। अब हम भारत सरकार में भी सोच रहे हैं कि कानून 2 प्रकार से प्रस्तुत किए जाए। एक, जिस भाषा पे आप लोग के आदी है वो वाला ड्राफ्ट होगा, और दूसरा देश का सामान्य मानवी समझ सके ऐसी भाषा। उसको कानून भी अपना लगना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, मुझे भी सिस्टम भी उसी ढांचे में पली बढ़ी है तो उसको बाहर निकालते निकालते, लेकिन हो सकता है कि अभी मुझे काफी काम है, मेरे पास समय भी बहुत है, तो मैं करता रहूंगा। कानून किस भाषा में लिखे जा रहे हैं, अदालती कार्यवाही की भाषा में हो रही है, ये बात न्याय सुनिश्चित कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। पहले किसी भी लॉ के ड्राफ्टिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती थी। सरकार के तौर पर अब हम भारत में नए कानून, जैसा मैंने आपको कहा, 2 प्रकार से, और जितना ज्यादा हम सरल बना सके और हो सके उतना भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करा सके, उस दिशा में हम बहुत सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं। डेटा प्रोटेक्शन लॉ आपने देखा होगा, उसमें ये सिंप्लीफिकेशन का हमने एक पहली शुरुआत की है, और मैं पक्का मानता हूं कि सामान्य व्यक्ति को उस परिभाषा से सुविधा रहेगी। भारत की न्याय व्यवस्था में मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है,
और मैं चंद्रचूड़ जी का पब्लिकली मैंने एक बार अभिनंदन किया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब कोर्ट जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट जो लिटिगेंट है उसकी भाषा में हम उपलब्ध कराएंगे। देखिए, इतने से काम में 75 साल लग गए, और ऐसे के लिए इसके लिए भी मुझे आना पड़ा। मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए बधाई दूंगा कि उसने अपने फैसलों को कई स्थानीय भाषाओं में भी अनुवाद करने की व्यवस्था की है। इससे भी भारत के सामान्य व्यक्ति को बहुत मदद मिलेगी। कोई पेशेंट हो ना, अगर डॉक्टर भी पेशेंट की भाषा में उससे बात करे तो आधी बीमारी यूं ही ठीक हो जाती है। बस यहां ये मामला बाकी है। साथियों, हम टेक्नोलॉजी से, रिफॉर्म से, न्यू जुडिशियल प्रैक्टिसेस से कानूनी प्रक्रिया को कैसे और अच्छा कर सकते हैं, इस पर निरंतर काम होना चाहिए। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने जुडिशरी सिस्टम के सामने बड़े एवेन्यूज बना दिए हैं। थोड़े से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने ही हमारे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कॉमर्स सेक्टर को बहुत बड़ा बूम। तो अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का आगाज किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मथुरा से आ रही है, जहां राधा अष्टमी मेले में 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। भीड़ में दम घुटने के चलते मौत की आशंका है। बरसाने के राधा मनानी मंदिर में ये घटना घटी है। भीड़ को सुरक्षित निकालने में अभी भी प्रशासन का अमला जुटा हुआ है। कहा जा रहा है कि लगातार भीड़ बढ़ी और यूं कहें कि अमूमन संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई थी, जिससे कि भगदड़ मच गई। इसके बाद आपको बता दें कि भगदड़ मचने से 2 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। हालांकि प्रशासन इस वक्त जुटा हुआ है स्थिति को काबू करने के लिए। दम घुटने से 2 लोगों की मौत हुई है। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।